हेलो एवरीवन। जब आप सुबह स्कूल जा रहे होते हो, रास्ते में आपको कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर दिखते होंगे जो काम पर जा रहे होते हैं या किसी शॉप पर सफाई का काम करने या अपना खुद का कोई ठेला लगाते हुए ज़रूर देखा होगा आपने ऐसे बच्चों को। एंड व्हेन वी ट्रैवल बाय रोड एंड हम चाय पीने किसी ढाबे पर रुकते हैं, तब कोई छोटा बच्चा आकर जहाँ आप बैठे हो उस टेबल को डस्टर से क्लीन करता है या आपके लिए चाय लेकर आता है। ऐसे ही बच्चों के इश्यूज़ को रेज़ किया है अनीस जंग ने अपनी बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में, जिसका एक्सर्प्ट मीनिंग बुक का एक पार्ट हम फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। यस गाइस, यहाँ चाइल्ड लेबर का इशू रेस किया गया है थ्रू दीज टू चिल्ड्रन, साहिब आलम एंड मुकेश। साहिब जो कि एक रैक पिकर है, मीनिंग कूड़े के पाइल में जो लोग टूटी फूटी चीज़ों को ढूंढ कर जंक डीलर को मीनिंग कबाड़ी को बेचते हैं, उन्हें रैक पिकर्स कहते हैं। सेकेंड केस स्टडी में अनीस जंग हाईलाइट करती हैं मुकेश को, जो कि एक बैंगल मेकर का बेटा है। ये वो बच्चे हैं जो नॉर्मल चाइल्डहुड के जॉयस को मिस कर देते हैं ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, और ना एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती हैं बिकॉज सैडली इनफ इनकी सिचुएशन में इनके लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है हमारा, उसमें बहुत ही ज़्यादा पिटिएबल मिजरेबल कंडीशन इन गरीब बच्चों की हमें देखने को मिलती हैं because of socio-economic condition that prevails in this man-made world. इकोनॉमिक जो कंडीशन है हमारी कंट्री की या इस वर्ल्ड की, ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दैट ये बच्चे ये पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं और इसीलिए ये नॉर्मल चाइल्डहुड के जो जॉयस हैं उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही स्कूलिंग की अपॉर्चुनिटी इन बच्चों को नहीं मिलती है क्योंकि बहुत अर्ली इन लाइफ दे आर फोर्स्ड इनटू लेबर। सो अनीस जंग यहाँ पे वॉइस कर रही हैं चाइल्ड लेबर को, जिससे कि ये बच्चे भी नॉर्मल चाइल्डहुड को एंजॉय कर पाएँ और स्कूल जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ मिले इन्हें और बच्चों की तरह। जबकि हम सब जानते हैं कि देयर आर लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर विच हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली, बट स्टिल these children undergo this kind of a situation और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बच्चों को। तो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रही है अनीस जंग। थीम देख लेते हैं। प्रोस्पीस एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट जिसको एक्सर्प्ट भी बोलते हैं, फ्रॉम द बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अनीस जंग अटेम्प्ट कर रही हैं ऐसे ट्रेडिशंस एंड पॉवर्टी को हाईलाइट करने की एंड कंडेम करने की जो चाइल्ड लेबर को एनकरेज करते हैं। सो बेसिकली द ऑथर इज रेजिंग द इशू ऑफ चाइल्ड लेबर, जिसे वो हमारी सोसाइटी से एलिमिनेट हो सके। प्लाइट मीनिंग कंडीशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। सो ये दो चीज़ें आपको थ्रू आउट द चैप्टर ध्यान रखनी है। सब थीम इसका द कैलेसनेस ऑफ सोसाइटी, मतलब नॉट ओनली द सोसाइटी बट ऑल्सो द पोलिटिकल क्लास। So society and political class, they turn a deaf ear towards the needs and towards the call of these kind of children. So administration, society दोनों बिल्कुल एम्पथाइज नहीं करते हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन बच्चों के लिए उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज़ दिस कैलेसनेस, एपैथी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लास, ये सब थीम है। इसका टाइटल देख लेते हैं चिल्ड्रन। लॉस्ट स्प्रिंग स्टैंड्स फॉर लॉस्ट चाइल्डहुड। स्प्रिंग सीजन इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। वैसे ही चाइल्डहुड किसी भी पर्सन की लाइफ का बेस्ट टाइम होता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्प्रिंग सिम्बोलाइजेस चाइल्डहुड और लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब है लॉस्ट चाइल्डहुड। एंड टाइटल में देर आर टू लिटरेरी डिवाइसेस ऑल्सो चिल्ड्रन, मेटाफर एंड सिम्बॉलिज्म बोथ। तो मैं आगे वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच मीनिंग लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करूँगी, तब आप एलैबोरेटली इसको देख सकते हो कि कैसे मेटाफर एंड सिम्बॉलिज्म एम्प्लॉयड हैं टाइटल में।
जब भी प्रोटैगनिस्ट या नरेटर एक बच्चा होता है, हमेशा दो चीज़ें उसमें एक्सपेक्टेड होती हैं। एक तो इमोशनल अपील होगा चैप्टर में, प्रोज में या फिर स्टोरी में, और एक इनोसेंट आउटलुक होगा। तो यहाँ पे भी हम इमोशंस देखते हैं। वी डू फील बैड फॉर साहिब आलम, इवन फॉर मुकेश, ठीक है। एंड सेकेंडली एक इनोसेंट आउटलुक ओवरऑल हमको नज़र आता है जब भी प्रोटैगनिस्ट या नरेटर एक बच्चा होता है। इन दिस केस अगर हम देखें तो यहाँ पे दो बच्चों की बात हो रही है, क्योंकि ये फिक्शन नहीं है तो प्रोटैगनिस्ट नहीं होगा इसमें, मतलब सेंट्रल कोई कैरेक्टर नहीं होगा। बट हाँ, यहाँ पे बेसिकली देयर आर टू चिल्ड्रन हु वी आर गोइंग टू रीड अबाउट। बैकग्राउंड चैप्टर का इट्स बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और ये जो पॉवर्टी इन बच्चों को मिली है, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ लेगेसी। ये पास हुई है इनके पेरेंट्स से, इनके पहले वाली जनरेशन से इनके पास। सो बहुत ही सैड कमेंट्री है ये, कि कैसे पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन इन बच्चों को कंडेम करती है टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड मिजरी। सो ये लेसन रिवील करता है बेसिकली इट्स अबाउट द सिनेरियो, द सेटिंग इज़ इन इंडिया। सो ग्राइंडिंग पॉवर्टी इंडिया में कैसे है, और एक्सपोज भी करती है ये ये चैप्टर कि अंडर बेली, जैसे बोलते हैं अंडर बेली ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एडवांसमेंट के नाम पे हम हमारी कंट्री को बहुत आगे समझते हैं, लेकिन जब हम ऐसे गरीब लोगों को देखते हैं, स्पेशली गरीब बच्चों को, देन इट्स फूड फॉर थॉट। हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या सच में हम इतने डेवलप्ड हैं, तो हम क्यों अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते पढ़ने के लिए और अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए। सो ऑथर डिपिक्ट कर रही हैं मिजरेबल एंड पिटिएबल कंडीशंस जिसमें हमारे बच्चे रहते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन लाइक साहिब आलम एंड मुकेश। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल यहाँ पे पैथेटिक लाइफ या फिर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को यहाँ पे हम देखेंगे, चाहे वो साहिब आलम हो जो कि रैग पिकर की फैमिली को बिलोंग करता है, या फिर एक बैंगल मेकर के फैमिली का बच्चा हो, बोथ वेज देयर इज़ अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब नेवर एंडिंग पॉवर्टी है, कोई होप भी नहीं है आगे चल के दे विल कम आउट ऑफ दिस poverty stricken kind of miserable life that they are leading. So next important detail, Firozabad presents a strange paradox. पैराडॉक्स का मतलब होता है जब कॉन्ट्ररी क्वालिटीज़ की बात होती है चिल्ड्रन। यहाँ पे फिरोज़ाबाद को पैराडॉक्स क्यों बोला गया, बिकॉज जिस जगह पर पूरी कंट्री के लिए इतनी ब्यूटीफुल बैंगल्स बनाई जाती हैं वहाँ बहुत मिजरी है। So beauty of the glass bangle industry of Firozabad is in contrast to the misery of the people who make them. So that's the reason we say that Firozabad presents a strange paradox. चलिए नेक्स्ट इस चैप्टर के की वर्ड्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। की वर्ड्स एंड फ्रेजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आपके आंसर्स को एक 100% स्कोरर के लेवल पे ला के खड़ा कर देते हैं। सो let's see the keywords and phrases. Scrounging in the garbage dumps, scrounging for gold, a promise that was not meant, army of barefoot boys, perpetual state of poverty, drowned in an air of desolation, partners in survival, survival in Simapuri means rag picking, acquired the proportion of a fine art, garbage to them is gold, center of India's glass blowing industry, God-given lineage, lie in mounds and unkempt yards, the young men echo the lament of their elders, web of poverty, stigma of caste. ये सारे keywords and phrases हैं जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए because you're preparing this chapter for your board exams. नेक्स्ट हम देखते हैं देयर इज़ अ पैसेज ऑफ टाइम, डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी जिसपे रिफ्लेक्ट किया गया है। वन जनरेशन आफ्टर अनदर, the legacy of exploitation, the legacy of poverty is passing over. Okay, कुछ भी कंडीशन इनकी इम्प्रूव नहीं हो रही है।
नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग कंडीशंस इन ग्लास फर्नेसेस। सैडली इनफ जो बैंगल मेकर्स हैं उनको ये पता ही नहीं है कि इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन टू वर्क नियर द ग्लास फर्नेसेस, और बैंगल मेकिंग में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। सो एनीवे, वर्किंग कंडीशंस देखते हैं हम इन ग्लास फर्नेसेस की। वेरी हाई टेम्परेचर, डिंजी, ill lit cells, ओके, डिंजी मीन्स वेरी डार्क एंड डर्टी, ठीक है। और हम देखते हैं बहुत पुअरली वेंटिलेटेड घरों में, हट्स में ये लोग बैठ के काम करते हैं, जो कि हजार्डस है हेल्थ के लिए। एंड चिल्ड्रन लूज देयर आई साइट एट एन अर्ली एज। बाय द टाइम अ चाइल्ड बिकम्स एन अडल्ट, ही लूजेज his eyesight. So working conditions are very hazardous, very dangerous in glass furnaces. केस स्टडी 1 में साहिब जो एक चाइल्ड रैक पिकर है उसके बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। ये एक यंग रेफ्यूजी बॉय है फ्रॉम बांग्लादेश and he lives in Simapuri with 10,000 rug pickers who migrated from Bangladesh in 1971. शॉर्ट में ये साहिब का इंट्रोडक्शन है। केस स्टडी 2 में मुकेश है who belongs to the family of bangle makers। हम ये बोल सकते हैं कि मुकेश हैज़ जस्ट अनदर स्क्वॉलर फिल्ड एग्जिस्टेंस, और ऐसी एग्जिस्टेंस है मुकेश की जिसमें कोई होप नहीं है, जिसमें कोई डिग्निटी नहीं है। बट येस, ही इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स, और अनीस जंग भी इस चीज़ के लिए बहुत खुश होती है कि थोड़ा सा डिफरेंट है, एक स्पार्क है मुकेश में, बिकॉज ही विशेस टू बी अ मोटर मैकेनिक। उसको अपने और फैमिली मेम्बर्स की तरह बैंगल मेकर नहीं बनना है, मोटर मैकेनिक बनना है। तो वो एक एक्सेप्शन है और बहुत डिटर्मिन्ड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है उसके अंदर मोटर मैकेनिक बनने के लिए। परहैप्स ही इज़ द फर्स्ट रे ऑफ होप फॉर ऑल। So both these children are forced into child labor. अब हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साहिब आलम इज़ अ बांग्लादेशी रेफ्यूजी, वो हमारी कंट्री में आके 1971 में वॉर हुआ था एट बांग्लादेश, जिसकी वजह से बहुत से लोग इलीगली आके सेटल डाउन हो गए थे। उसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं यहाँ पे। पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, और ये जो पीपल्स वॉर एट बांग्लादेश था, इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, लोग माइग्रेट क्यों कर रहे थे? रीज़न ये था, वाइड स्प्रेड किलिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इंक्लूडिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिविलियंस इन बांग्लादेश, एंड बिल्कुल ह्यूमन राइट्स लोगों के पास रहे ही नहीं थे। So, members of Pakistani military and supporting paramilitary forces killed an estimate of 3 lakh to 30 lakh people. एक बहुत बड़ा सेक्शन था इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी ऑफ बांग्लादेश का, उनको भी मर्डर कर दिया गया था। सो दैट्स द रीज़न बहुत से बांग्लादेशीज ने माइग्रेट कर दिया एंड दे इलीगली सेटल्ड इन इंडिया। अच्छा, साहिब आलम and his family were one of those who settled at सीमापुरी। नेक्स्ट देखते हैं हम सीमापुरी के बारे में। सीमापुरी दिल्ली में सिचुएटेड है एंड दिस इज़ अ होम टू 10,000 रैक पिकर्स, मोस्टली बांग्लादेशी रिफ्यूजीज हु केम हियर इन 1971। तो ये लोग जैसे घरों में रहते हैं, इट्स अ स्लम एरिया बेसिकली, मड स्ट्रक्चर्स हैं इनके घर जो हैं, हट्स हैं, एंड इनका जो रूफ है घरों का, इट्स मेड अप ऑफ टिन एंड टार्पुलिन। इन सबके पास राशन कार्ड है, जिसकी वजह से ये जो फूड ग्रेन्स हैं वो बाय कर पाते हैं, एंड इनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल गार्बेज है, कूड़ा है, बिकॉज ये रैक पिकर्स हैं। और बहुत सारे स्टॉर्म्स इनकी लाइफ में आए थे व्हेन दे वर इन बांग्लादेश, जिसकी वजह से देयर फील्ड्स एंड होम्स वर स्वेप्ट अवे, सो दे हैड माइग्रेटेड, यू कैन से दे एस्केप्ड फ्रॉम बांग्लादेश। फिर हम देखते हैं बैंगल मेकर, यहाँ पे बहुत ही मैकेनिकल लाइफ को प्रेजेंट किया गया है।
और मुकेश की ग्रैंड मदर तो ये तक सोचती हैं, वंस यू आर बॉर्न इनटू द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स देयर इज नो वे आउट बट टू सरेंडर टू योर डेस्टिनी। मतलब ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये गॉड गिवन लिनेज है, ये हमारी किस्मत है, ये हमारा कर्मा है, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। सो बेसिकली रीज़न इनकी पॉवर्टी का ये भी है क्योंकि ये कुछ और ट्राई नहीं करना चाहते। दे आर स्केर्ड टू लीव द फैमिली tradition of bangle making and go ahead for some other work. रीजन्स फॉर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी ऑफ बैंगल मेकर्स भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला, बैंगल मेकर्स क्योंकि स्टिग्मा ऑफ कास्ट है, दे कंसिडर देयर प्रोफेशन टू बी गॉड गिवन लिनेज, तो ये कुछ और नहीं करना चाहते, कुछ और करने से ये डरते हैं। दैट्स द रीज़न कि ये गरीब हैं। नेक्स्ट रीज़न क्या है? दीज बैंगल मेकर्स आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू कम टुगेदर, क्योंकि जब भी वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करते हैं, यूनाइट होने की कोशिश करते हैं, तो विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स मतलब मनी लेंडर्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, वो सब मिलके उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है जैसे कि वो कुछ इलीगल कर रहे हैं, और उनको बीट किया जाता है। सो दैट्स द रीज़न ये लोग हिम्मत नहीं कर पाते अपने आप को कोऑपरेटिव में फॉर्म करने की। ठीक है, सो ये दो रीजंस हैं जो हम कह सकते हैं विच आर अ रीजन ऑफ द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी ऑफ बैंगल मेकर्स। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल गिमिक, राशन कार्ड। ओके, सो बेसिकली सी दे आर इलीगल रेजिडेंट्स और इलीगली आके सेटल डाउन हुए थे इंडिया में, बट स्टिल देयर नेम्स आर ऑन द वोटर लिस्ट। वोटर आईडी कार्ड है इनके पास, और वोटर आईडी कार्ड है तो राशन कार्ड भी है। ऑलराइट, सो इससे भी हमें पता चलता है कि जस्ट फॉर वोट्स, ओके, जानते हुए भी कि ये लोग इलीगली यहाँ पे सेटल्ड हुए हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको टच नहीं करती है बिकॉज दे हैव द राइट टू वोट। नेक्स्ट देखते हैं हम, hazards of working in the glass bangle industry. Hazard means danger. Boys and girls with their fathers and mothers, they sit in dark hutments, huts में बिल्कुल अंधेरे में ये लोग काम कर रहे होते हैं। Only light is light of the furnace या जो flickering oil lamps होते हैं, ठीक है, वहाँ बैठ के ये लोग जो कलर्ड ग्लास है उनको स्पाइरल्स में बैंगल्स बना रहे होते हैं, एंड देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। सो आवर्स टू गो, पूरी फैमिली इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन बैठ के वो फर्नेसेस के पास अंधेरे में ये काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी हज़ार्डस। ये इतना ज़्यादा डेंजरस है ऐसे काम करना कि जब तक दे बिकम अडल्ट्स दे लूज देयर आई साइट। One thing. Secondly, even the dust from polishing the glass of bangles is injurious to eyes. जो ये लोग चाहे रियलाइज करते हो चाहे ना करते हो, बट बच्चों से भी ये काम फैमिली में कराया जाता है। सो मैनी वर्कर्स हैव बिकम ब्लाइंड, और फर्नेसेस में इतना हाई टेम्परेचर होता है विच इज़ अगेन वेरी डेंजरस। ओके चिल्ड्रन, लेट्स मूव ऑन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच एम्प्लॉयड क्या है इस प्रोस्पीस में वो देख लेते हैं। सबसे पहले हाइपरबली देखते हैं, रेफरेंसेस हाइपरबली के। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। थ्रू द years it has acquired the proportions of a fine art. That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. So I hope you are able to understand hyperbole वो figure of speech होती है जिसमें किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे गार्बेज को, कूड़े को गोल्ड से कंपेयर किया गया है, या रैक पिकिंग को एक फाइन आर्ट बोला गया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आयरनी। आयरनी मतलब जब वी एक्सपेक्ट समथिंग एल्स लेकिन हो कुछ और जाता है। साहिब आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज डायरेक्टली इन कंट्रास्ट टू व्हाट साहिब इज इन रियलिटी। ठीक है, साहिब आलम के नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ही पैथेटिक है, मिजरेबल है। ओके, सो इट इज़ कंट्रास्टिंग, इट्स नॉट मैचिंग, सो इट इज़ आयरॉनिकल।
Second example of irony, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. ये इसलिए बोला गया है क्योंकि बैंगल्स को ऑस्पिशियस माना जाता है. तो ये ऑस्पिशियस कैसे होंगी अगर द वुमन हु इज वेयरिंग द बैंगल्स शी इज ब्लाइंड, देयर इज नो लाइट इन हर आईज. सो ये आयरॉनिकल है. Next, Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. कहने को तो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन सीमापुरी जैसा एक स्लम एरिया भी उसका पार्ट है. सो अगेन इट इज़ आयरॉनिकल. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर. अच्छा, अब हम देखते हैं कि टाइटल ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग में भी मेटाफर है, बिकॉज स्प्रिंग को कंपेयर किया गया है चाइल्डहुड से. सो लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स लॉस्ट चाइल्डहुड. अगेन वाई? बिकॉज यहाँ पे चाइल्ड लेबर की, गरीब बच्चों की बात हो रही है. नेक्स्ट मेटाफर, वेब ऑफ पॉवर्टी. नेक्स्ट, drowned in an air of desolation. Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it, metaphorically comparison है main Delhi और Simapuri में. Next, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. So again a comparison of steel canister as well as his bag that he used to carry for rack picking. And finally metaphor का last example यहाँ देख लेते हैं. An army of barefoot boys. Children rack pickers को compare किया गया है barefoot boys की army से, because they were in large number. एंटीथेसिस या कंट्रास्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं. लिटरली एंटीथेसिस rhetorical device in which two opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. So यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल हम देखते हैं. सीमापुरी, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. एंड सेकेंड एग्जाम्पल कंट्रास्ट का या एंटीथेसिस का यहाँ पे है कि बच्चों का और अडल्ट्स का different contrasting attitude है towards rag picking. For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival. Simile के example देख लेते हैं. Simile, as her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. So basically it is her hands are compared to tongs of a machine and like भी given है इसमें. So we say there is comparison. Second example of simile, like the morning birds. Children rag pickers को morning birds से compare किया गया है, scavenger birds से especially. ओके यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि इट्स नॉट जस्ट मॉर्निंग बर्ड्स, दे स्कैवेंजर बर्ड्स. नेक्स्ट देखते हैं सिम्बॉलिज्म. सिम्बॉलिज्म टाइटल में भी एम्प्लॉयड है. सिम्बॉलिज्म मीन्स चिल्ड्रन व्हेन देयर इज अ डीपर मीनिंग. okay, not just the literal meaning but a deeper meaning. So title lost spring में spring is symbolic of happiness, hope and growth. okay, बट हाँ फिर से बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड लेबर और वो गरीब बच्चे जिनके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई हैप्पी चाइल्डहुड नहीं है, नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं है, तो लॉस्ट स्प्रिंग मीनिंग इनकी लाइफ में क्या नहीं है? नो हैप्पीनेस, नो होप एंड नो ग्रोथ. सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बॉलिज्म, स्टॉर्म्स, symbolic of tyranny, financial crisis, exploitation, etc. ये आपको चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा, जहाँ पे अनीस जंग बोलती हैं, there were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. तो it's not just about the natural calamities. basically storms यहाँ पे सिम्बोलाइज करती हैं टायरनी, एक्सप्लॉयटेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस को भी. नेक्स्ट सिम्बॉलिज्म का एग्जाम्पल, स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली. यहाँ पे भी हम देखते हैं सिम्बॉलिज्म है, स्टील कैनिस्टर डज नॉट बिलोंग टू हिम, ओके, और वो जो बैग था वो उसका था, तो हैवी वो भी था, बट सिम्बॉलिकली ही वॉज हिज ओन मास्टर when Sahib was a rag picker. I mean later on he took up a job, फिर वो bound and burdened हो गया, उसको किसी और के orders मानने थे, इसीलिए ये बोला गया है symbolically that steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. Next figure of speech, paradox.
For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. Then, next example of paradox, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulders. Next, beauty of the glass bangles of Firozabad contrasts with the misery of people who make them. So I hope children paradox का definition आपके लिए clear है. Person or thing that combines contradictory opposite qualities. Last but not the least, यहाँ पे हम देखते हैं sarcasm भी employed है इस chapter में. sarcasm या pun. Okay, pun is a प्ले ऑफ वर्ड जिसके थ्रू मल्टीपल मीनिंग्स भी समझ में आती हैं. ऑलराइट, सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सरकाज़म और पन इज फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. क्यों यहाँ पे पन एम्प्लॉयड है, सरकाज़म है? क्योंकि इस सेंटेंस के थ्रू पॉवर्टी शो की गई है उन लोगों की लाइफ की जो यहाँ पे रहते हैं. सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो चिल्ड्रन. तो इस वीडियो में आपने सारे इम्पॉर्टेंट डिटेल्स एज वेल एज फिगर्स ऑफ स्पीच देखे रिलेटेड टू लॉ स्प्रिंग. कमिंग अप इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें मैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करूँगी. So take care children, God bless you. Please do subscribe to my channel and do share with all the class 12 children.